तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 6 सोशल साइंस ये बिहार बोर्ड की पुस्तक है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, जिसमें हम इसके चैप्टर नंबर 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना है भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसको वो बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम 3 नामों से जानते हैं। हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की ये विकसित हुई। यह सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में विकसित एक नगरीय सभ्यता थी। ये सवाल आता है ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नियोजित शहर, इसके 2 शहर हड़प्पा हो गए और मोहनजोदड़ो हो गए जो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये उत्तम जल निकासी व्यवस्था के साथ साथ उन्नत कृषि के लिए भी ये जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। तो आइए इसके सारे सवाल हल करते हैं। देखिए इसके मुख्य पृष्ठ पे जो पहला सवाल है, सभ्यता क्या है, ये हमें परिभाषा करनी है सभ्यता की। देखिए इसका आंसर यहाँ पे है सभ्यता क्या है। तो सभ्यता के कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, तभी हम सभ्यता कह पाएंगे। देखिए शासन प्रशासन का कोई रूप होना चाहिए, नगरीकरण, विभिन्न प्रकार के शिल्प होने चाहिए, व्यापार होने चाहिए। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे सभ्यता की परिभाषा? देखिए हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, मानव समाज के विकास की वह उन्नत अवस्था जिसमें सामाजिक संगठन, संस्कृति, कला, विज्ञान और तकनीक का जटिल विकास होता है, यानी काफ़ी बेहतर विकास होता है। ठीक है, जो शहरों, सुव्यवस्थित शासन और उन्नत जीवन शैली की विशेषता है उसको बोलते हैं सभ्यता। ये तो आपको समझ में आ गया सभ्यता की परिभाषा। इसका दूसरा सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? ये तो स्पष्ट कहा गया है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा घाटी की सभ्यता ही थी। इसका आंसर तो काफ़ी सरल हो गया। हम लिखेंगे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की प्रारंभिक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका उत्तर हो गया। तीसरा है, इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी? अभी हमने इसका आंसर किया हड़प्पा यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या उपलब्धियां थी, क्या विशेषताएं थी, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। देखिए इसका आंसर काफ़ी सरल है, हम ऐसे करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता सड़कों और जल निकासी जो व्यवस्था है, प्रणाली है, के साथ साथ अच्छी तरीके से नियोजित शहर का निर्माण हुआ। स्नानागार, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला। शिल्प और व्यापार, लोग मोहरे, मिट्टी के बर्तन, शंख और चूड़ियाँ और आभूषण का प्रयोग करते थे। ये इसके विशेषताएं हो गई, यानी सुयोजित नगरीय एक सभ्यता थी। चलिए अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न जो आखिरी में दिए गए हैं। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। पहला सवाल है, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं? इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। देखिए हमारा चैप्टर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता है। इसके कई नाम हैं, हड़प्पा, सिंधु, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, ये इनके नाम इतने ज़्यादा क्यों हैं यही हमें बताने हैं जो हमने इस अध्ययन किया। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम, इस अध्याय के अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम हैं, हड़प्पा, सिंधु घाटी और सिंधु सरस्वती, इसलिए क्योंकि इसके अवशेष जो है विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैले, यानी कई तरह दूर दूर क्षेत्रों में इसके अवशेष प्राप्त हुए जो सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे और हड़प्पा जैसे स्थलों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ देखिए जिनमें विभिन्न सभ्यताएं, संस्कृतियां विविध हैं, यानी कई प्रकार की सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां निहित है इसमें। अतः इन्हीं सभी के कारण अध्याय में की गई जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इन्हें कई नाम से हम जानते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। दूसरा सवाल है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता बोले यानी सिंधु घाटी की सभ्यता बोले, हड़प्पा सभ्यता बोले, एक ही बात है। इसकी क्या उपलब्धियां हैं? ठीक है, ये हमें बताने हैं 100, 150 से 200 शब्दों में। देखिए इसका उत्तर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे करेंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता के कई उपलब्धियां हासिल की है जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निम्न हैं।
पहला आपको देखना है सुनियोजित शहर। ये नगरीय सभ्यता थी जहाँ के शहर सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से थे, उन्नत थे, जल निकासी वाले व्यवस्था थी। ठीक है, जल निकासी वाले शहरों का निर्माण, स्वच्छता थी यहाँ पे। अब दूसरा पे है धातु विज्ञान कौशल। ये धातु विज्ञान में निपुण थे जो लोग होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और उत्कृष्ट शिल्प कला और कौशल के साथ औजार और आभूषण का भी ये प्रयोग करते थे। तीसरा है व्यापार अर्थव्यवस्था। हड़प्पावासी मनके, कपास और औजार, तांबे के आयात निर्यात, खरीद बिक्री करते थे। ठीक, ये इनकी उपलब्धियां हो गईं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा, कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, ये जो सवाल पूछा गया है ये उस दौर के पूछे गए हैं, यानी हड़प्पा काल के ये सवाल हैं। ठीक है, तो हमें उसके अनुसार ही इसका आंसर करना है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। और उसके बाद देखिए कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है, लगभग 400 किलोमीटर की दूरी। तो उस समय देखिए कोई वाहन मौजूद नहीं होते थे, पैदल यात्रा करना हो, बैलगाड़ी हो या नदी मार्ग, ये तीन ही होते थे। ठीक, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। देखिए, हड़प्पा यानी पाकिस्तान क्षेत्र से कालीबंगा यानी राजस्थान की लगभग 400 से 500 किलोमीटर की प्राचीन यात्रा के लिए प्रमुख विकल्प थे। क्या थे? पैदल। देखिए, ये सबसे धीमी गति की यात्रा थी जो 20 से 30 दिनों में लग सकती थी। ठीक, एक दिन में 15 से 20 किलोमीटर चलना हो। दूसरा है बैलगाड़ी या पशु। इसके उपयोग से 10 से 15 दिन लग सकते थे। और सबसे जल्दी नदी मार्ग नाव बेड़ा के से सरस्वती सिंधु नदी से सबसे तेज 5 से 7 दिनों में, यानी एक हफ्ते ये लग सकते थे। ठीक है, तो हमने इन्हों विकल्प का जिक्र कर लिया उस समय के जो वाहन होते थे, ये संसाधन होते। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। कल्पना कीजिए यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला अब आज के भारत के सामान्य रसोई घर में आते हैं तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? हड़प्पा काल के कोई कल्पना करनी है कि हड़प्पा काल के कोई पुरुष आए या महिला आए, अब के जो भारतीय रसोई घर में प्रवेश करे तो उसको क्या आश्चर्यजनक वाली चीज़ें लगेंगी। देखिए, पहला तो लगेगा उसका चूल्हा, गैस चूल्हा। पहले तो पत्थर से आग लगाई जाती थी, आग। ठीक है, अब आज के ज़माने में क्या है? देखिए, पहले पत्थर होता था, कोई पत्थर से आग लगाते थे, लकड़ियों से खाना बनाते थे। लेकिन आज रसोई घर में जाएंगे, वहाँ सिर्फ गैस में बटन दबाइए और आग निकल गया, और फ्लेम को हम नियंत्रित भी कर सकते थे। पहला आश्चर्यजनक तो यही लगेगा। दूसरा बर्तन लगेगा, आज के दौर में स्टील के चमकदार बर्तन जहाँ प्रेशर कुकर है। ठीक है, नल लगेगा, फ्रिज लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लग सकती हैं आश्चर्य वाली। इसका उत्तर हम लिखेंगे। देखिए, हड़प्पा में किसी व्यक्ति को आज के आधुनिक भारतीय रसोई घर में आने पर उसे आश्चर्य में डालने वाली वस्तु, पहला गैस चूल्हा, एलपीजी, बिना लकड़ी कोयले के आग जलना और तुरंत नियंत्रित लौ। दूसरा बर्तन, मिट्टी और तांबे के बर्तन। देखिए, तांबे के बर्तन का भी प्रयोग होता था। ठीक है, हड़प्पा काल में मिट्टी और तांबे के बर्तन के स्थान पर चमकीले स्टील के बर्तन, कुकर हो गया। फ्रीज, जो हड़प्पा के व्यक्ति को आश्चर्य में डाल सकता है। मिक्सर ग्राइंड और नल, जो आसानी से मसाले पीसना और आसानी से जल से पानी, यानी नल से जल आना, यह आश्चर्य में डाल सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल है, इस अध्याय में सभी चित्रों पर दृष्टि डालें। हमें देखना है, दृष्टि वहाँ पे डालना है जो पिक्चर दिए गए हैं इस अध्याय में। आभूषण, हाव भाव, वस्तुओं की सूची बनाइए जो अभी भी 21वीं शताब्दी में जो परिचित प्रतीत होती है, यानी अभी भी चली आ रही है। चलिए देखते हैं। देखिए, हाव भाव में ये क्या है? ये प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है दोनों हाथ को जोड़कर। ठीक, ये स्वास्तिक है, स्वास्तिक का चिन्ह अभी भी प्रयोग में हो रहा है। मिट्टी के बर्तन, देखिए ये तो अभी भी उपयोग में हो रहा है। यहाँ पे हड़प्पा के हाथी दांत का कंघा,
कंघी जो देखिए यहाँ से इस पार्ट को अलग कर दें, ये तो अभी भी हम कंघी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी वस्तुएं जो हैं अभी तक चली आ रही हैं। तो हम इसका आंसर देखिए ऐसे करेंगे काफ़ी अच्छे से। हड़प्पा सभ्यता के चित्रों में वर्णित कई वस्तुएं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 21वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक है, यानी अभी भी चल रही हैं। पहला आभूषण में कंगन, चूड़ियाँ, हार, अंगूठी, झुमके, नथ शामिल हैं। हाव भाव में नमस्ते, हाथ जोड़कर अभिवादन। वस्तु में मिट्टी के बर्तन, नक्शा, पासा, कंघी आज भी स्थान यानी इसके उपयोग होते हैं, ठीक है, आज भी समान रूप से उपयोग में होते हैं। हमने इसका आंसर कर लिया। 6 नंबर सवाल देखिए, धौलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंब करती है? ये रहा धौलावीरा के चट्टान को काटकर बनाया गया 33 मीटर लंबा विशाल जलाशय। देखिए इसको काट के नीचे पानी इसमें स्टोर किया जा सकता है। ये क्या बताता है? उन लोगों की मानसिकता यानी मेंटलिटी को, यही हमें बताने हैं। तो हम इसका आंसर करेंगे धौलावीरा के जलाशय की उन्नत प्रणाली हड़प्पा वासियों की दूरदर्शिता यानी दूर के सोचने वाले, ठीक है, ताकि वो जो परेशानियों से बच सके, दूरदर्शिता को ये प्रदर्शित करती है, ठीक है, ताकि वो सूखा पड़ने से पहले पानी की व्यवस्था को, ठीक है, कंप्लीट कर सके, कोई सुविधा यानी असुविधा ना उनको झेलना पड़े। दूरदर्शिता हो गई, वैज्ञानिक सोच और कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की मानसिकता को ये प्रतिबिंब करती है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सूखा पड़े या कोई भी मुसीबत पड़े तो पानी आसानी से हम इसको उपयोग में कर सकते हैं, उस समय की ये लोगों की गई व्यवस्था है। 7 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो में देखिए ये शहर है जो अभी पाकिस्तान में है, हड़प्पा के ये प्रमुख शहर है। मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रखरखाव किया जा रहा और अनेक शताब्दियों तक इसका उपयोग किया जा रहा। निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुओं की जो मौजूदगी ये दर्शाती है कि अत्यधिक संगठित और संसाधन संपन्न समाज का संकेत देती है। सदियों से नियमित रखरखाव एक मजबूत नागरिक प्रशासन का संकेत देता है जो पानी की उपलब्धता और स्वच्छता के महत्व पर जोर देता है, ठीक, इसका आंसर कर लेंगे। 8 नंबर है, समानतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में जो नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए, क्या आप इससे सहमत हैं, ठीक, और वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकता की इसकी तुलना भी करना है। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, हड़प्पा वासियों की उच्च नागरिकता की भावना शहरी नियोजन, ठीक है, जल निकासी की भी वहाँ पे व्यवस्था थी, सुनियोजित और संगठित एक शहर, एक नगरीय सभ्यता थी, सार्वजनिक स्वच्छता प्रणाली, मानक निर्माण तकनीक से यह स्पष्ट है कि एक सामूहिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता की प्राथमिकता देने वाली सामुदायिक मानसिकता को ये दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।